नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होना था, हालांकि अभी तक कुछ साफ नहीं हो सका है। अभी भी अगली सूचना तक इसे स्थगित कर दिया गया है। 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाने का आग्रह किया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से यह आग्रह किया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए 6 महीने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 15 जून को तमाम जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इससे पहले उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, जिस तरीके से कोरोना के कहर को देखते हुए पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया था और फिलहाल कोई सूचना नहीं है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे, और ऐसे में जीतन राम मांझी ने आग्रह किया है सीएम से कि जो कार्यकाल है जनप्रतिनिधियों का, उन्हें बढ़ा दिया जाए। देखिए, जो बिहार में पंचायत के चुनाव है वो जून के पहले हो जाने चाहिए, क्योंकि जून के में तमाम जो पंचायत है, जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, उसमें जून के बाद वो उनका कार्यकाल 5 साल का खत्म हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जून आने वाला है, पंचायत चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। ऐसे में कहीं से भी संभावना नहीं लग रही है कि जून के पहले चुनाव होंगे और नए जनप्रतिनिधि अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो निश्चित रूप से जून जैसे ही आएगा, पहले की जो पंचायत समितियां हैं या पंचायत के मुखिया हैं या फिर जिला परिषद सदस्य हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों के जो पद हैं वो डिफंग हो जाएंगे, वो कुछ पता समाप्त हो जाएंगे। अब जीतन राम मांझी ने मांग की है, या पहले तमाम जो मुखिया संघ है या फिर जिला परिषद सदस्यों का संघ है, तमाम जनप्रतिनिधियों का, जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने मांग की है उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। लेकिन देखिए, इसमें तमाम तकनीकी पेश होते हैं। ये किसी सामान्य हिसाब से उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पंचायतों के हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, सभी के कार्यकाल एक फिक्स टेन्योर का होता है और वो 5 साल का होता है भारत के अंदर। तो पंचायतों का जो कार्यकाल है वो भी भारत के अंदर 5 साल का है, और 5 साल पूरे हो जाने के तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। उसके बाद नए जनप्रतिनिधि या जो चुन के आते हैं वो अपना कार्यभार संभालते हैं। अब इसके लिए कि अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है, उसके 2 कारण रहे बिहार में। पहला कारण रहा है कि राज्य सरकार ने जो शुरुआत में तैयारियां की थी वो ईवीएम 3 टाइप के ईवीएम से चुनाव कराने की बात की थी, क्योंकि बिहार में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें एक साथ 8 चीजों के चुनाव होते हैं। वो मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है। 8 एक ही बार में एक व्यक्ति को 8 वोट डालने होते हैं। ऐसे में काफी मुश्किल हो रही थी, तो सरकार ने निर्णय लिया था कि इस बार ईवीएम से जो पंचायत के चुनाव में कराए जाएंगे। इसमें आसानी भी होगी, सुविधाएं भी होंगी और जल्दी रिजल्ट आएंगे और ट्रांसपेरेंसी भी बरकरार रहेगी। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग, उसके बीच में कहीं ना कहीं ईवीएम की सप्लाई को लेकर, जो हैदराबाद की कंपनी सप्लाई करती थी, उसने कह दिया कि जब तक भारत निर्वाचन आयोग उसका एनओसी नहीं देगा वो सप्लाई ईवीएम नहीं कर सकते हैं। और भारत निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा मानकों का हवाला देकर, यानी जो सिक्योरिटी है वो ईवीएम की, क्योंकि उनसे विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, तो उनकी टेम्परिंग कहीं ना हो या कहीं पर उसका समस्या ना हो, इसको लेकर उन्होंने एनओसी नहीं दिया था। तो लंबे समय तक ये विवाद चला था, ये लग रहा था कि जून के पहले तक चुनाव नहीं हो पाए। इसी बीच अप्रैल के महीने में जब कोरोना पीक पर आने लगा, तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजों की, तमाम गतिविधियों को भी स्थगित कर दिया गया, क्योंकि अब कोरोना की वजह से भी इलेक्शन नहीं हो पाए। तो बिहार में तो पंचायत के चुनाव नहीं हुए, इसके 2 कारण है। पहला, ईवीएम की उपलब्धता ना होना, और सरकार ने ईवीएम को ही आधार बनाकर सारी तैयारियां की थी। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने ईवीएम को ही आधार बना के सारी तैयारियां की थी। और दूसरा, कोरोना की महामारी की वजह से भी राज्य के चुनाव टाले गए। अब बात उठती है कि जीतन राम मांझी ने मांग क्या की है। तो देखिए, जीतन राम मांझी ने कहा है, या पहले से भी तमाम लोग मांग करते रहे, कि मुखिया या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज व्यवस्था के, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये पंचायती राज एक्ट जो है उसमें इन तमाम चीजों का प्रावधान किया गया है और टेन्योर को फिक्स किया गया है कि टेन्योर इतना रहेगा।
अगर उस दरमियान चुनाव नहीं हो पाते हैं या नए जनप्रतिनिधि नहीं आती हैं, तो वो पंचायतें या फिर जिला परिषद सदस्य या जो पंचायत समितियां हैं, स्वतः डिफंग हो जाती हैं उस पीरियड में आकर, और सारा काम प्रशासन के पास चला जाता है, यानी वीडियो तमाम चीजों को देखता है। ऐसे और जिला के अंदर डीडीसी इन तमाम चीजों को देखता है डीएम के नेतृत्व में। ऐसे में अगर जो जीतन राम मांझी की मांग है उसको माना जाए, तो उसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा या फिर सरकार को अध्यादेश लाना पड़ेगा। और अध्यादेश लाने में भी, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था केंद्र सरकार से भी जुड़ी हुई है, तो क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर अध्यादेश ला सकती है तमाम कानूनी पहलू। इसलिए जीतन राम मांझी जो मांग उठाई है वो मांग निश्चित रूप से जायज है, क्योंकि आपने चुनाव नहीं कराया है, तो चुनाव जब नहीं हो पाया है तो जनप्रतिनिधियों को अधिकार बने रहना चाहिए। लेकिन कानूनी अड़चन इसमें कहीं ना कहीं आ जाती है, और कानूनी अड़चन की वजह से लग रहा है कि जब जून का समय आएगा, जब पीरियड हो जाएगा इलेक्शन का, उसके बाद हो सकता है कि स्वतः डिफंग हो जाए, वो तो स्वतः डिफंग हो जाएंगी पंचायतें, और डिफंग होने के बाद प्रशासन के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास तमाम अधिकार चलेगा। जी। लेकिन शशांक, जिस तरीके से जब कोरोना पीक पर था उस वक्त पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब बिहार में काफी हद तक कोरोना संक्रमण को काबू कर लिया गया है। बिहार में नहीं, अन्य राज्यों में भी अब कोरोना संक्रमण की दर कम हो चुकी है। तो क्या लगता है, क्या इस बार तस्वीर सामने हो पाएगी, जैसे कि कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, क्या बिहार में पंचायत चुनाव कराने पर विचार किया जाना चाहिए एक बार फिर से? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि बिहार में पंचायत चुनाव होने के सिर्फ कोरोना कारण, अगर कोरोना सिर्फ कारण रहता तो मार्च अप्रैल तक इलेक्शन हो सकते थे या हो जाते हैं। बिहार में जो पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच में ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं गतिरोध है, और इसको लेकर अंतिम तक यानी अप्रैल तक राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग में जाकर अपना रिप्रेजेंटेशन देते रहे, क्योंकि जो ईवीएम सप्लाई करने वाली कंपनी है उसने साफ कह दिया है कि जब तक एनओसी भारत सरकार से नहीं मिलेगी तब तक वो ईवीएम की सप्लाई नहीं कर सकते। तो कोरोना का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ। देखिए, दूसरी बात, कोरोना का मामला कम जरूर मामले हो रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हुए। ऐसे में सरकार पंचायत चुनाव कराने की जोखिम नहीं ले सकती। तो अभी पंचायत चुनाव 3-4 महीना होने की कोई सवाल नहीं है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम नहीं प्राप्त हुआ है, नंबर 1, और नंबर 2 बात जो है कि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये दोनों चीजें समानांतर चल रही है। अगर कोरोना खत्म भी हो गया या कोरोना का मामले बहुत कम आने शुरू हो गए या पॉजिटिविटी रेट बहुत माइनर हो गई, ऐसे में भी राज्य निर्वाचन आयोग के पास ईवीएम नहीं है, और उनकी सारी तैयारियों का जो केंद्र बिंदु था वो ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर था। तो ऐसे में दोनों गतिरोध अभी बरकरार हैं। अभी कोरोना भी है और ईवीएम की सप्लाई नहीं है। ईवीएम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बातें चल रही है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, भारत निर्वाचन आयोग से बातें चल रही है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग टाइप 1 यानी जो टाइप 3 का ही मांग कर रहे हैं ईवीएम की, वो टाइप 1 देने के लिए तैयार है, टाइप 1 के लिए एनओसी देने के लिए तैयार है। ये गतिरोध दूर होना पहला विषय है, और दूसरा कोरोना खत्म होना दूसरी शर्त है। ये दोनों शर्तें जब फुलफिल होंगी तब चुनाव हो सकते हैं। और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो देखा जाए, जो दोनों गतिरोध है, ये कम से कम आपको 5-6 महीने चुनाव होने की 4-5 महीने बिल्कुल नहीं है। तो मई बीत गया है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 3-4-5 महीने चुनाव बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकारों, जो पंचायतों का काम है वो कैसे चलेगा? देखिए, मुखिया के पास वित्तीय अधिकार होते हैं, जो पंचायत के मुखिया होते हैं उनके पास तमाम वित्तीय अधिकार होते हैं। जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है, जिला परिषद की जो बॉडी होती है, वो जिला के अंदर बड़े बड़ी योजना, करीब 27 योजना है जो जिला परिषद के अधीन होती है। तो बिल्कुल शशांक, जिस तरीके से अब जो जनप्रतिनिधि है उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, और जीतन राम मांझी भी लगातार ट्वीट के जरिए यही कह रहे हैं कि कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार इसे लेकर विचार करती है या नहीं। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश एक तरफ जहां कोरोना से जंग लड़ते हुए जीत के करीब पहुंच रहा है, तो वहीं नई महामारी ने देश की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में क्या है इसके लक्षण, कैसे ये इंसानों में प्रवेश करता है और लोग इससे कैसे बचे, उस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। अभी कोरोना गया नहीं, नई आफत आ गई। अब हिंदुस्तान में काली महामारी ने पसारे पांव। कोरोना से ठीक हुए तो ब्लैक फंगस का खतरा। कोरोना महामारी का ब्लैक सच। एक महामारी खत्म नहीं हुई कि दूसरी आफत सिर पर मंडराने लगी है। कोरोना से ज्यादा ब्लैक फंगस डरा रहा है। कोरोना के पीछे पीछे नई बीमारी ने चुपके से अटैक किया। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, लखनऊ, हर जगह ब्लैक फंगस अपने फंगस में
फंसा रहा है। 18 राज्यों में ब्लैक फंगस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं देश में कोरोना महामारी के साथ ब्लैक फंगस का भी कहर टूट रहा है। कमजोर इम्यूनिटी और स्टेरॉइड को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। डॉक्टरों की इस पर अलग अलग थ्योरी पेश की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह भारत में ब्लैक फंगस बेकाबू हो रहा है, उस तरह किसी अन्य देश में नहीं देखा जा रहा। देश भर में अब तक कुल 11,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। भारत में ब्लैक फंगस से जो पीड़ित पाए जा रहे हैं, ज्यादातर कोरोना संक्रमण या फिर शुगर के मरीज हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण: बुखार, सिर दर्द, खांसी और सांस फूलना, नाक बंद होना, नाक में खून आना, आंख में दर्द, आंख फूल जाना, चेहरे पर एक तरफ दर्द या सूजन आना, दांत में दर्द हो, दांत हिलना, खांसने में मुंह से खून निकलना। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बाद फंगस टेंशन दे रहा है। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज के लिए जिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, देश में उसकी भारी किल्लत भी देखी जा रही है। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि सावधान रहे और शुरुआती इलाज से ब्लैक फंगस से जंग जीती जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम लोग ब्लैक फंगस को पहचानेंगे कैसे, तभी उसको हम लोग वो जानेंगे। ब्लैक फंगस हमारे नाक के रास्ते आता है और सबसे पहले नाक के साइनसेस को इन्वॉल्व करता है। उसके नज़दीक में ये आँखों के रास्ते जाएगा, आँखों को इन्वॉल्व करेगा और फिर ब्रेन में चला जाएगा, तो फिर पेशेंट की मृत्यु होती है। नाक के रास्ते ये फेफड़े में जाता है और फेफड़े को इन्वॉल्व करने के बाद पेशेंट का डेथ रेट वहाँ पे बढ़ जाता है। तो लक्षण में हमारा नाक में सूजन आना, आँखों में सूजन आना, आँखों की रोशनी चली जानी, बुखार आना, और फंगस जहाँ भी एरिया को इन्वॉल्व करता है वो पूरा एरिया ना ब्लैकिश हो जाता है, इसीलिए इसका ब्लैक फंगस नाम है। देश भर में कोरोना के संक्रमण के मामले में गिरावट आई है, लेकिन अभी लोग हर दिन लाखों की संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के साथ साथ अब तमाम राज्यों के लिए ब्लैक फंगस एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। तो वहीं झारखंड में यास के प्रभाव से हुई 2 दिन की बारिश ने सरकार की पोल खोल दी है। विधानसभा का नया भवन 2 दिनों की भारी बारिश नहीं झेल पाया। पहले तल्ले के वेस्ट विंग के कॉरिडोर की फॉल्स सीलिंग गुरुवार की रात गिर गई और यही नहीं, कांचवी नदी पर बना करोड़ों रुपए का पुल भी गुरुवार को ढह गया, जिसके बाद अब सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि बिना उद्घाटन के ही करोड़ों की लागत से बना पुल कैसे गिर सकता है। उन्होंने करप्शन की आशंका जाहिर कर जांच की मांग की है। हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हेमंत सोरेन से लगातार विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि इस पुल को ढहने की उच्च स्तरीय जांच की जाए। तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर उद्घाटन से पहले करोड़ों रुपए के जरिए बना हुआ पुल आखिर गिरा कैसे, ढहा कैसे। जिस तरीके से लगातार यास तूफान को देखते हुए अलर्ट जारी किया था और पिछले 2 या 3 दिन से भारी बारिश बिहार और झारखंड में देखी जा रही है, ऐसे में तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं और सीएम सोरेन ने कहा है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही किसी भी तरीके का कोई भी करप्शन, भ्रष्टाचार ये सरकार सहन नहीं करेगी। तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से भारी बारिश से ये पुल ढह गया। आपको बता दें कि करोड़ों की लागत से इस पुल को बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके से यास तूफान ने अपना कहर बरपाया है और उसी कहर में ये पुल इस तरीके से ढह गया। अब तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी से लेकर जो अन्य दल हैं उनका कहना है
कि आखिर करोड़ों की लागत से बना हुआ ये पुल इस तरीके से ढह कैसे सकता है। और लगातार भ्रष्टाचार और करप्शन के आरोप विपक्षी दलों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरह का करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मामले में उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो यास तूफान की तबाही के ये निशान तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से बारिश में पूरा पुल ढह गया। और अब इस पुल के निर्माण में जिस तरीके से विपक्षी दलों ने करप्शन के आरोप लगाए हैं, सीएम हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। ट्वीट आपके सामने, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में भ्रष्टाचार और करप्शन को नहीं सहा जाएगा, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उच्च स्तरीय मामले की जांच की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने पुल गिरने को लेकर संज्ञान लिया है और इसके साथ ही आदेश दिए हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, क्योंकि करोड़ों की लागत से, आपको बता दें कि लोगों के आवागमन के लिए सुगम बनाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन करोड़ों की लागत लगने के बाद भी ये पुल बारिश से पूरे तरीके से ढह गया। और तमाम विपक्षी दल अब सरकार पर हमलावर हैं और उनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके साथ ही उन पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तो रांची से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां करोड़ों की लागत से बना हुआ पुल गिर गया। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, ऐसे में उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और किसी भी तरीके का कोई भी भ्रष्टाचार, करप्शन यहां पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि करोड़ों की लागत से बना ये पुल बारिश से ढह गया और अब उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की जा रही है, हालांकि सीएम ने आदेश भी दे दिए हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल भी करप्शन, भ्रष्टाचार इस सरकार में बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, तमाड़ के हारूडी बुढ़ाडी के बीच जो पुल बना था कांची नदी पर, वह यास तूफान की वजह से जो बारिश लगातार होती रही झारखंड में, उसकी भेंट चढ़ गया और पुल टूट गया। यह तथ्य सब लोगों को अब तक पता लग चुका है। ग्रामीण कार्य विशेष प्रमंडल के द्वारा 14 करोड़ रुपए की लागत से ठेकेदार एन सिंह को यह काम दिया गया था और उनके द्वारा निर्माण कार्य कराया गया था। और साथ में ही संवेदक के साथ यह शर्त तय थी कि 5 सालों तक, पुल निर्माण के 5 सालों बाद तक इस पुल के रख रखाव देखने का जिम्मा भी संवेदक के पास ही होगा। लेकिन यास तूफान की भेंट चढ़ गया पुल और इस पुल के ध्वस्त होने से, पुल के टूटने में कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 विशेष लोगों की एक जांच समिति बनाई है, जिसमें पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और RRDA के मुख्य अभियंता की टीम बनाई गई है। साथ ही सीआईडी, झारखंड पुलिस की सीआईडी शाखा के लोगों को भी इस काम का जिम्मा दिया गया है। कल दोनों की संयुक्त टीम ने पुल ध्वस्त जहां हुआ था उसका जायजा लिया है, जाकर स्थिति का अवलोकन किया है और अब जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और यह तय किया जाएगा कि आखिर पुल ध्वस्त किन वजहों से हुआ है। राखी, झारखंड निर्माण से लेकर अब तक 20 वर्षों के इतिहास में यह कोई पहला मौका नहीं रहा है
कि झारखंड में पुल टूटे हों, पुल ध्वस्त हुए हों, वह 14 करोड़ लागत से बना हुआ पुल हो या छोटी सी पुलिया हो। ऐसे कई मसले आए हैं जहां पर देखा गया है कि पुल टूट गए हैं निर्माण के तुरंत बाद ही। उद्घाटन की बाट जोर रहे पुल पुलिया टूट चुके हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से आप कह लें रांची, पलामू, खूंटी और चाईबासा, ये 4-5 जिले जो है प्रमुखता से इन जिलों में यह घटनाएं देखने को मिली है। अब जांच समिति बना दी गई है। अब देखना यह है कि जांच समिति रिपोर्ट कब तक और क्या दे पाती है। राखी बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से बारिश के चलते उद्घाटन की बाट देख रहा एक पुल ढह जाता है, तो सवाल यही खड़ा होता है कि अगर पहले इस तरीके के मामले सामने आए हैं तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अगर इसमें किसी की कमी है तो आखिर दोषियों पर कार्रवाई कब तक होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए रखिए, अभी तक के जितने भी ऐसे मामले आए हैं उन मामलों में कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई के बाद जो कार्रवाई हुई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इंजीनियरों को निलंबित किया गया है, संवेदकों को काली सूची में डाला गया है, ब्लैक लिस्ट किया गया है, लेकिन एक समय अंतराल के बाद जो इंजीनियर निलंबित हुए थे, सस्पेंड हुए थे, वह उनका सस्पेंशन वैकेट होता है, निलंबन वापस लिया जाता है, वह वापस से अपने काम पर आ जाते हैं जी। जो संवेदक काली सूची में डाले जाते हैं, ब्लैक लिस्ट किए जाते हैं, कुछ अरसे के बाद उन्हें भी ब्लैक लिस्ट सूची से हटा दिया जाता है, वह भी काम पर वापस आ जाते हैं। यह तमाम प्रक्रिया एक कह सकते हैं सिस्टम के तहत चलती है, और इस सिस्टम में सबसे अहम बात यह है कि भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, जिस तरीके से पुल निर्माण हारूडी बुरहाडी के बीच जो पुल टूटा है अभी, इसका भी उद्घाटन नहीं हुआ था। 14 करोड़ की लागत से माना जा रहा है कि इस पुल का निर्माण किया गया था। अब राखी आप स्थिति की कल्पना कर लें, अप्रोच रोड्स नहीं बने थे, इस वजह से इस पुल का उद्घाटन नहीं हो सका था। इस पुल के दोनों तरफ से अप्रोच रोड के निर्माण कार्य को संपन्न किया जाना था, उसके बाद पुल का उद्घाटन होता। उसके पहले ही यह भेंट चढ़ गया था। अब सवाल यह है कि जांच में आखिर क्या सामने आएगा, जांच में किनको दोषी ठहराया जाएगा और उन पर क्या कार्रवाई होगी। यह कोई नहीं देखेगा कि पुल निर्माण में देरी की वजह से या पुल टूट जाने की वजह से आसपास के लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन होगा। इन तमाम सवालों के जवाब भी ढूंढने होंगे, लेकिन लिहाजा अब देखते हैं जांच समिति क्या निर्णय लेती है, किस नतीजे पर पहुंच पाती है। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से पुल ढहा है इसकी जांच होनी जरूरी है और इसके साथ ही जो दोषी है उन पर कार्रवाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आज तूफान ने मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मचाई है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से मोकामा का हर इलाका जलमग्न हो गया है। हर तरफ तबाही का मंजर देखा जा सकता है। मोकामा शहर पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गया है। वहीं रेलवे कॉलोनी में तो घर घर बारिश का पानी घुस चुका है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी यास का कहर बर्बादी की तस्वीरें बयान कर रहा है। तो मोकामा का हर इलाका जलमग्न हो गया है। जिस तरीके से यास तूफान ने तबाही मचाई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से घरों के अंदर पानी घुस चुका है और लगातार घरों में, दुकानों में, तमाम अस्पतालों में बारिश का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं शेखपुरा से 8 साल की नाबालिग लड़की की शादी का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये नाबालिग लड़की नवादा जिले के बताई जा रही है, लेकिन जब इस वीडियो की पुष्टि की गई तो लड़की बालिग पाई गई।